गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं अनिवार्य हिंदी से पर्यावरण संरक्षण लाई हूँ। इसके पहले 2 वीडियो बना हुआ था, माधवी वर्मा का हजारी प्रसाद द्विवेदी का और माधवी वर्मा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, माधवी वर्मा का घिसा हुआ। और आज ये तीसरा है आपका पर्यावरण संरक्षण सुखदेव प्रसाद ने लिखा है। और इस चैप्टर में यही बताने की कोशिश की गई है कि भाई अगर पर्यावरण को अगर हम नहीं बचाएंगे तो पर्यावरण हमें नहीं बचाने वाला है। इसके साथ आप दोस्ती कीजिए, दुश्मनी नहीं कीजिए, दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। तो इसके बारे में जो है भारत सबसे आगे रहा है और पूरे विश्व को इसके बारे में चिंतित रहने या इस पर ध्यान देने की बात कही है। हम लोग अब इस चैप्टर पर सीधा आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें जो है सुखदेव प्रसाद ने बताई हैं। और वैसे ही बताने के अलावा जो है हमको खुद ही सोचना चाहिए कि हमें कौन जिंदा रखता है। जिंदा रखने का जो काम है वह ये पर्यावरण है और हमारा भी धर्म होता है कि हम इसको भी रखें, इसको भी बचाएं। अगर हम नहीं बचाते हैं इसको तो ये भी हमको नहीं बचाएगा। हमारा सबसे बड़ा दोस्त है ये। देखिए, पर्यावरण संरक्षण पाठ के अनुसार समूचे विश्व की समस्या क्या है। पर्यावरण ये पूरी विश्व की समस्या है, सिर्फ देश की समस्या नहीं है। तो इस पर गंभीर विचार करना होगा पूरे विश्व को। पर्यावरण का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या होता है। पर्यावरण का मतलब है कि समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था। भौतिक और जैविक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। आज समूचे सभ्य संसार के लिए चर्चा का विषय क्या है, पर्यावरण। अधिकाधिक औद्योगिकीकरण कौन करते जा रहे हैं, विकासशील राष्ट्र। जो आज विकास के नाम पर अपने आप को सभ्यता की कैटेगरी में लाते हैं तो उनकी ही देन है क्या, पर्यावरण को नुकसान करना। क्योंकि वहाँ पर उद्योग हो रहे हैं, इंडस्ट्री बैठ रही है, तो स्वाभाविक है कि जितने भी नेचर की चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँचेगा और उनको हटाया जाएगा तभी तो इंडस्ट्री बैठेगी। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं पर्यावरण को नुकसान करने में या पर्यावरण को खराब करने में आपके विकासशील राष्ट्र। सारी दुनिया किस भीषण संकट के दौर से गुजर रही है, ऊर्जा संकट, एनर्जी। दिन पर दिन क्या होगा, हम तो उसको यूज करते जा रहे हैं ना, पैदा तो नहीं हो रहा है ना। तो यह बहुत बड़ा संकट है, ऊर्जा संकट। इसको भी समाधान की कैटेगरी में लाना चाहिए और कैसे इसका समाधान हो इस पर हम लोग को विचार करना होगा। ऊर्जा की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि किन कारणों से हो रही है, फॉसिल ईंधनों के विनाश से। फॉसिल ईंधनों मतलब क्या, जो पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, इसको काटने से क्या होता है कि ऊर्जा की कमी, हमको ऊर्जा भी नहीं मिलती है और कार्बन CO2 स्वाभाविक ये दोनों चीज़ें आएंगी आपके पास अगर आप जंगल को, वन को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई क्यों हो रही है, औद्योगिकीकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्री रहेगा तो कहाँ से आप वन रखेंगे और पेड़ पौधे रखेंगे, नहीं रख पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि रोकना असंभव क्या है। वन विनाश, अगर आप वनों को काटते हैं, उसको नुकसान करते हैं तो CO2 ऑटोमेटिक जाएगा और जिससे के कारण कि आप तो जानते ही हैं कि अगर CO2 अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बाद कौन सी रेज आएंगी ओजोन से, जो कि हमारे त्वचा के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, कैंसर भी हो सकता है उससे। ठीक है। तो वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। वन विनाश से जो पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण और भूस्खलन मतलब क्या है, अर्थक्वेक, भूकंप आता है, जमीन खिसकता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि जो प्राकृतिक आपदा में हैं, इससे पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं अगर पेड़ पौधों की, वनों की कटाई होती है तो। हम प्रकृति के क्या हैं, हम संतान हैं। संतान अगर माँ बाप को नहीं मानेगा, नहीं देखेगा तो माँ बाप भी क्या करेंगे, संतान को छोड़ देंगे, संतान की परवाह नहीं करेंगे। जो हमारे प्रकृति माँ बाप हैं उसके साथ हमको दोस्ती करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं। माँ बाप से हम दोस्ती करते हैं ना, माँ बाप का ध्यान रखते हैं ना। बहुत अभी तो ऐसा मतलब युग चला है कि माँ बाप को भी हम नहीं देखते हैं। जो हमको पाल पोस कर बड़ा किया है उसको भी हम वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर किसी बहाने उनसे हम अपना रास्ता काट लेते हैं। तो माँ बाप तो माँ बाप तो हमको कुछ कहते नहीं, उनकी आत्मा ही हमको बदुआ देती है, अभिशाप देती है
लेकिन यहाँ पर प्रकृति जो बद्दुआ तो देती ही है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली वो हमको ख़त्म भी कर देती है। सो कभी भी अपने माँ बाप के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी मत करो और उसको बचाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। हम प्रकृति को क्या समझते हैं? भोग्या। हम समझते हैं प्रकृति भोग्या मतलब क्या है, उसका हम यूज करें और फेंक दें। यूज करने की चीज़ प्रकृति नहीं है, आप यूज ठीक कर रहे हैं। आप उसका उपयोग करिए, प्रकृति देने के लिए है, कभी लेती नहीं हमसे है। लेकिन आप क्या करिए कि अब एकदम उसका विनाश ही कर दीजिएगा। मुर्गी का अंडा वाला हाल है कि एक ही बार सोने का अंडा ले लेंगे तो क्या होगा? क्या हुआ कि मुर्गी मर जाएगी? लास्ट में मुर्गी तो मर ही जाती है ना, अंडे भी नहीं मिलते, मुर्गी मर जाती है। वही बात होता है कि हम ज़्यादा के चक्कर में, ज़्यादा सभ्यता के चक्कर में, ज़्यादा विकास के चक्कर में क्या होते हैं, न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। तो सब कुछ देखकर आप आगे बढ़िए। ऐसी बात नहीं कि जो मतलब इससे पहले जो ज़माना था वो विकास उसका नहीं हुआ था। हाँ, वो मतलब विकसित नहीं थे। जहाँ इंडस्ट्री नहीं थी पहले वो देश भी विकासशील देश था, राष्ट्र था। लेकिन आज जो होड़ मची हुई है, सभ्य देश वही है। मतलब जो भी चीज़ें परिभाषित करती हैं एक देश को सभ्य बनाने में, उन्नत बनाने में, संपन्नता में, तो क्या है? पैसा रुपया। तो इसकी होड़ में क्या हो रहा है, सारे देश अंधाधुंध वनों की, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और जिससे कि पूरा विश्व जो है, आज हम एक वायरस का नाम लेते हैं ना, आज एक वायरस का नाम लेते हैं ना, आज अर्थक्वेक है, चाहे ये सब जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अपने आप जंगल में आग लगना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, भूकंप होना ये सब क्या है? अपने आप नहीं हो रही है, ये सब हमारे ही देन है। ये जो वायरस आ रहे हैं तरह तरह के, कोरोना है, जो भी है, तो ये वायरस हमको लग रहा है कि नया है, नया नहीं है, ये पुराना ही है। कब हमको दिखाई देने लगे हैं? जब हम प्रकृति का दोहन करने लगे हैं, जब हम प्रकृति के साथ दुश्मनी करने लगे हैं, तभी हमको दिखाई देने लगे हैं। वरना ये सब पहले भी मौजूद था। आज हम देख पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम प्रकृति के साथ नहीं हैं। जिस दिन प्रकृति के साथ हो गए उस दिन कोई भी वायरस नहीं आएगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, सब कुछ संतुलन बैलेंस रहेगा। आप बैलेंस बनाकर चलिए प्रकृति के साथ, कभी कोई वायरस नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नहीं आएगा। प्रकृति का स्वामी बनने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रकृति का स्वामी बनने से होता है कि मानव और प्रकृति के बीच खाई उत्पन्न हो रहा है, दुश्मनी उत्पन्न हो रहा है। हम कभी भी स्वामी नहीं बन सकते, हम हमेशा दासी रहेंगे, हम संतान रहेंगे। हाँ, संतान कभी माँ बाप नहीं बन सकता। तो जिसका जो स्थान हो वहीं पर रहे, वरना क्या हो जाएगा? नुकसान हम लोग को होगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कृति किसकी रचना है? प्रोफेसर सुमाखर ने। मानव सभ्य हो या बर्बर, किसकी संतान है? प्रकृति की। हम सभ्य या सभ्य जो भी है, बर्बर है, जैसा भी है, किसकी संतान है? प्रकृति की। प्रकृति के द्वारा ही हमारी उत्पत्ति हुई है, ये भी समझ लेना। मानव सभ्यता का पतन कब होने लगता है? मानव सभ्यता का पतन जो पर्यावरण बिगड़ने, हमारा पतन कैसे होगा? जब प्रकृति नहीं रहेगी तो अपने आप पर्यावरण नहीं रहेगा, अपने आप हम लोग क्या हो जाएंगे? पतन की तरफ चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा, पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। सभ्य मानव जहाँ भी लंबे समय तक रहा वहाँ उसने क्या नष्ट किया? उर्वर भूमि। यही हमारी सभ्यता की निशानी है कि जो वहाँ पर उपजाऊ भूमि है, उर्वर भूमि है, उसको नष्ट करना। क्योंकि हमको क्या है, आधुनिकता की श्रेणी में जाना है ना, तो प्रकृति को हम इग्नोर कर देते हैं। और यही इग्नोर क्या होता है, अंडर एस्टिमेट का मतलब यही होता है कि तमाम तरह के वायरस आएंगे, प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, वो बाद में पता चलता है, रिजल्ट बाद में मिलेगा। लेकिन पहले तो हम अपना जो मेरी सोच है उसको तो पूरा कर ले, हमारी यही मतलब सोच है। प्रगामी सभ्यताएं क्या परिवर्तन करती रही हैं? प्रगामी सभ्यताएं क्या परिवर्तन करती रही हैं? स्थान। हम लोग जो मानव जाति थी ना पहले, हम लोग स्थान परिवर्तन करते थे, कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, हम बंजारा टाइप के थे। तब थोड़ा प्रकृति बची रहती थी, लेकिन हम जब एक जगह पर टिक कर रहने लगे तो हम उसके स्वामी बन गए। औद्योगिक विकास का मूल आधार क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा जैसे मतलब अभी हम लोग करंट, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, या पंखे का उपयोग कर रहे हैं, फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें क्या है? ऊर्जा के द्वारा चल रही है। तात्कालिक लाभ के लिए
हमने क्या किया, तात्कालिक लाभ के लिए हमने दूरगामी दुष्प्रभावों को ताक पर रख दिया कि आज हम जो चीज़ें कर रहे हैं भविष्य में क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमने उसका सोचा नहीं, हम बस वर्तमान में जीते रहे हैं। सो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। आज जो मनुष्य कितना पीछे चला गया है, क्यों? बीमारी के कारण, वायरस के कारण। आधुनिक विकास के दौर में हम किसके जरिए लगे हुए हैं, तकनीक के विकास के जरिए। हाँ, जो देश आधुनिकता की श्रेणी में गिने जाते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई है। जिस देश में टेक्नोलॉजी है वो देश क्या है, विकासशील है। विकासशील है। टेक्नोलॉजी से उद्भूत सभ्यता किसका कायल है? टेक्नोलॉजी से उद्भूत सभ्यता किसका कायल? उपभोक्तावादी संस्कृति का। टेक्नोलॉजी से मतलब जितने भी नेचर से दूर जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति। बस इसका उपयोग करो और आगे की चिंता मत करो। उपभोगवादी संस्कृति की दृष्टि में प्रकृति किसका भंडार मात्र है? वो संसाधनों का भंडार है। हम जब तक संसाधन है तब तक यूज कर रहे हैं, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम फिर पहले वाली दुनिया में चले जाएंगे। आज उद्योग हमारे किस चीज़ का मापदंड बन गए हैं? समृद्धि का। किसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की केवल 7% है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जितने पूरा विश्व में जनसंख्या है उसका केवल 7% संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका कितनी ऊर्जा उपयोग करता है, लेकिन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उपयोग करता है 32%, 1/3। तो जितना पूरा विश्व यूज करता है उसका 1/3 हिस्सा जो है अमेरिका यूज करता है। हालांकि उसकी जनसंख्या पूरे विश्व की क्या है, विश्व का 7% केवल है। विश्व की जनसंख्या के 20% वाला भूभाग भारत संपूर्ण संसार में प्राप्त कुल कितनी ऊर्जा उपयोग करता है? मात्र 1%। प्रत्येक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय की तुलना में कितना ऊर्जा व्यय करता है? 40 गुना। बाप रे। सन 1930 में दुनिया की कुल आबादी कितनी थी? 1 लाख। 1930 में पूरे विश्व में 1 अरब आबादी थी। अभी कितना हो गया? बाप रे। बेतहाशा विकास का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सामाजिक मूल्यों पर। हमारी जो नैतिकता खत्म होती जा रही है इसी के कारण है। मानव की श्रवण शक्ति कमजोर क्यों होती जा रही है? शोर शराबे से। आने वाले 2-3 देशों के बाद बच्चे कैसी क्षमता वाले पैदा होंगे? बहरे। वायु, जल और हमारे रोजमर्रा के जीवन में किसने जहर घोला है? उद्योगों ने, इंडस्ट्री ने। सही बात है, जितने भी 5 तत्व है सभी को बर्बाद कर दिया है। मानव के अलावा बिगड़ते हुए पर्यावरण से और कौन आतंकित है? अन्य जीवधारी। स्वीडन के प्राणी विज्ञानी कुरी लिंधल के अनुसार इस धरती को की लगभग कितनी जातियां तथा उपजातियां लुप्त हो चुकी है? लगभग 300 जातियां उपजातियां खत्म हो चुकी हैं। वर्तमान सदी में भूमंडल पर कहीं न कहीं कितनी जाति का लोप हो रहा है? प्रतिवर्ष 1 जाति का। वातावरण में फोसिल ईंधन के जलने से कौन सी बड़ी मात्रा में विमुक्त होती है? कौन सी गैस बड़ी मात्रा में? CO2। जितने पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, उससे CO2 गैस जो है निकल रही है। मानव और प्रकृति के बीच होने वाली खाई उत्पन्न के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रकृति स्वामी। हम जो प्रकृति के स्वामी बन गए हैं उसके जिम्मेदार हैं। जो हमारे अंदर जो प्रकृति और मनुष्य के बीच क्या हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कितने वर्षों में धरती के ताप में 3 डिग्री से 5 डिग्री तक वृद्धि होगी? अगले 30 से 40 वर्षों तक। अगले 30 से 40 वर्षों तक क्या हो जाएगा? 5 डिग्री तक तापमान, 3 से 5 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? ओजोन, O2। यहाँ पर ओजोन O3 दिया हो, ओजोन O3। आप लोग बस सर्च कर लीजिए ओजोन O2 होगा कि ओजोन O3 होगा। आप ओजोन भी लिख दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, O3 या O2 लिखने की जरूरत नहीं, ओजोन हो जाएगा। ओजोन की परत ना होने से क्या होता है? ओजोन की परत ना होने से क्या होगा? धूम, ताम्रता और त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगर ओजोन की परत नहीं होती तो क्या होगा? धूम, ताम्रता और त्वचा, हम लोग कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता।
और ताम्र, धूम ताम्रता, धूम ताम्रता मतलब इससे क्या होता है, रेडिश हो जाता है हमारा जो शरीर ना, रेडिश हो जाएगा। ताम्र 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 मतलब तांबा जो लाल होता है उस तरह का हो जाता है शरीर, और शरीर में हमारे कैंसर, ये स्किन कैंसर हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? वृक्ष लगाकर। हमें राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में क्या अपनाना चाहिए? वन रोपण। प्राकृतिक व्यवस्था में कौन सी चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं? वन विनाश और शहरीकरण। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? श्री सुंदरलाल बहुगुणा। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल से क्या पुनः विकिरित होने नहीं देती? ताप को। CO2 क्या करता है ना, ताप को ये खत्म मतलब निकलने नहीं देता है, अंदर ही रहने देता है, जिससे कि पूरे मतलब विश्व में एक घबराहट की स्थिति पैदा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की दिनों दिन वृद्धि शीतोष्ण क्षेत्र को किसमें तब्दील कर देती है? रेगिस्तान में। अगर CO2 की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती गई तो इसी तरह जितने भी ठंड क्षेत्र वाला जो जगह है वह रेगिस्तान में बदल जाएगा। चिपको आंदोलन में किसका अभिनंदन है? चिपको आंदोलन में वन प्रेमियों का अभिनंदन, स्वागत है, जो वन से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं। वृक्ष मानव मैन ऑफ द ट्रीज के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे। डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के। प्रकृति हमारे लिए क्या है? पोषक रक्षक है। वृक्ष मानव और हरित धरती के बच्चे जैसे संस्थाओं के संस्थापक कौन है? कर्मयोगी बाबा बेकर। किसका लालसा हमारे पतन का कारण है? स्वामी बनने का। केरल के मुख्य घाटी का एक और क्या नाम है? साइलेंट वैली। सभ्य मानव पर्यावरण पर क्या स्थापित करने में सफल हुए हैं? अस्थायी प्रभुत्व। सभ्य मानव अपने आप को क्या समझने में गलती करता है? दुनिया का मालिक। सही बात है। प्रकृति के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ स्थापित हुआ था? ICUN फोंतेबाला नगर, मतलब फ्रांस में पड़ता, फोंतेबाला नगर। स्टॉकहोम में कितने राष्ट्रों के प्रतिनिधि मौजूद थे? 110 से अधिक। हमारे जीवन के पर्याय के रूप में क्या जाना जाता है? ऊर्जा। हमारा जीवन मतलब ऊर्जा पर टिका हुआ है। औद्योगिक विकास में किसका भरपाई करना असंभव? प्राकृतिक संपदा। फ्रांस सरकार ने प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा का मंत्रालय कब खोला? 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव पर्यावरण कांग्रेस में कितनी सिफारिशें मंजूर की गई, जो स्टॉकहोम में आयोजित थी? 109। केंद्र में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग कब खोला? 1980, दिसंबर 1980 में। अपने संगठकों का अनुपात ठीक बनाए रखने की कोशिश कौन करता है? प्रकृति। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। ऊर्जा के प्राकृतिक भंडारों का अपव्यय किस कारण से हो रहा है? औद्योगिकीकरण। मनुष्य प्रकृति का दोहन किस तरीके से करता है? अविवेकपूर्ण। सभ्य मानव का पृथ्वी की भूमि पर चलने से उसकी स्थिति कैसी बन जाती है? मरुस्थल। कौन सी सभ्यताएं अपना स्थान परिवर्तन करता है? प्रगामी सभ्यताएं, जो हम लोग की पहले की जो सभ्यता थी। उपभोगवादी संस्कृति की दृष्टि से कौन उसके संसाधनों का भंडार है? प्रकृति। विद्वानों के अनुसार मानव का प्रादुर्भाव कितने वर्षों पूर्व हुआ था? हमारी उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 20 से 30 लाख वर्ष पहले। पौधे फोसिल ईंधन को खींचकर वायुमंडल में क्या मुक्त करती है? प्राणवायु। सही बात है, पेड़ पौधे तो हमको प्राण देते हैं ना। उद्योगों के कारण मुक्त होने वाले कौन से रसायन से ओजोन को हानि पहुंचाती है? फ्लोरोकार्बन। इंडस्ट्री से क्या निकलता है? कौन सा रसायन? फ्लोरोकार्बन। ओजोन पट्टी पर जहरीले रसायन की मात्रा बढ़ जाने से किनको क्षति हो सकती है? मानव और पशु। वर्तमान समाज को कैसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है? प्रदूषण रहित। अभी ये टेक्नोलॉजी अगर प्रदूषण रहित है तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? पद्मश्री। डॉक्टर रिचर्ड सेंट बर्वे चिपको आंदोलनकारियों को बधाई देने कौन से देश गए थे? भारत। पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? विश्व नीति।
लेखक ने प्रस्तुत पाठ में प्रकृति का स्वरूप कैसा बताया है? सार्वभौम। किस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति पर हस्ताक्षर किया था? 1969 में। किस वर्ष हॉलैंड सरकार ने श्वेत पत्र पेश कर पर्यावरण विभाग स्थापित करने की पहल की? 1970 में। पर्यावरण संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा आयोजित परियोजना का नाम बताइए। मैन एंड बायोस्फीयर। पर्यावरण संरक्षण किस विधा की रचना है? यह निबंध है। सुखदेव प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 24 अक्टूबर 1954 को हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों पर्यावरण संरक्षण जो कि सुखदेव प्रसाद का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर चैप्टर है और बहुत ही लंबा भी है। सो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मुझे ही बहुत अच्छा लगा हो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैसेज है पर्यावरण को बचाने की, वन संसाधनों को बचाने की, और आशा करती हूँ कि सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं और इस पर काम भी हो रहा है कि जहाँ तक हो सके ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाए कि जो कि पर्यावरण को नुकसान किए बिना ही हम आगे बढ़ें। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।